जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। जैसा कि हम सभी जानते हैं, यूनिक एग्जाम्स पीसीएस पोर्टल पर स्टेट पीसीएस को समर्पित तमाम कंटेंट डाले जा रहे हैं। इसके अंतर्गत डेली करंट अफेयर्स की श्रृंखला भी चल रही है। सब आगामी कुछ महीनों में कई हिंदी भाषी राज्यों के स्टेट पीसीएस की परीक्षाएं हैं, उसमें करंट अफेयर का एक बड़ा सेगमेंट शामिल होता है। तो उस दृष्टिकोण से, उस सफलता के दृष्टिकोण से करंट अफेयर का अध्ययन आपके लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, चलिए आज देखते हैं इस श्रृंखला में क्या है हमारे पास। तो जैसा कि हम जानते हैं, हम प्रश्नों के माध्यम से अपनी तैयारी करते हैं। कुछ प्रश्न जिनका चर्चा, जिनकी व्याख्या हम आगे देखेंगे। प्रश्न हम देख लेते हैं कि हाल ही में किस भारतीय टेनिस खिलाड़ी ने संन्यास की घोषणा करी। ठीक है। दूसरा प्रश्न है, हाल ही में छेरछेरा महोत्सव किस राज्य में मनाया गया। तीसरा प्रश्न है, किस उत्तर पूर्वी राज्य में एक पोलो खिलाड़ी की प्रतिमा अनावरित करी गई। हमारा चौथा प्रश्न है, कौन सी भारतीय भाषा ऑस्ट्रेलिया में पढ़ाई जाने वाली सबसे नई भाषा बनेगी। कहने का मतलब यह है कि कुछ और भाषाएं ऑस्ट्रेलिया में, भारतीय भाषाएं ऑस्ट्रेलिया में पढ़ाई जा रही हैं पहले से ही। पांचवा है, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 का थीम क्या है। अगर हम अगले प्रश्न की बात करें तो याद ए जलिया म्यूजियम कहां अवस्थित है। अगला प्रश्न है हमारा, कितने वर्षों के अंतराल पर दिल्ली के लाल किले पर पुनः लाइट एंड साउंड शो प्रारंभ हुआ। और हमारा आठवां प्रश्न है, हाल ही में पंडित केसरीनाथ त्रिपाठी का निधन हुआ, वो कहां के पूर्व राज्यपाल थे। चलिए पहले प्रश्न से हम शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न हमारा था कि किस भारतीय टेनिस खिलाड़ी ने हाल ही में संन्यास की घोषणा करी। तो उसका उत्तर हमें मिल गया होगा, सानिया मिर्जा जी ने संन्यास की घोषणा करी। आगे वो मैचेस अपना नहीं खेलेंगी, लेकिन कब, उनका अंतिम टूर्नामेंट होगा। अगर हम ऑस्ट्रेलिया ओपन की बात करें, ठीक है, ग्रैंड स्लैम की बात करें, तो वर्ष 2023 का ऑस्ट्रेलियन ओपन और उसके बाद दुबई टेनिस चैंपियनशिप, इनका अंतिम टूर्नामेंट होगा। अगर हम जनवरी 2023 में देखें तो ये ऑस्ट्रेलियन ओपन में महिला डबल्स के अंतर्गत खेलेंगी और उसमें उनकी पार्टनर जो होंगी कजाकिस्तान की एना डेनिलिना, इनकी पार्टनर हैं। और इनके साथ ये जनवरी 2023 में ही ऑस्ट्रेलिया ओपन का मैच खेलेंगी। ठीक है। किसी भी ग्रैंड स्लैम में उनकी आखिरी उपस्थिति कौन सा मैच होगा, ऑस्ट्रेलियन ओपन। ऑस्ट्रेलियन ओपन किसी भी ग्रैंड स्लैम में सानिया मिर्जा जी की आखिरी उपस्थिति होगी। उसके बाद ये दुबई टेनिस चैंपियनशिप खेलेंगी। चलिए आगे चलते हैं हम। अगर हम सानिया मिर्जा जी के अंतर्राष्ट्रीय टेनिस कैरियर की बात करें और उसके साथ साथ भारत सरकार द्वारा सम्मानित या राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मान की बात करें, तो इन्होंने वर्ष 2009 में ऑस्ट्रेलियन ओपन, वर्ष 2012 में फ्रेंच ओपन और वर्ष 2014 में यूएस ओपन के मिक्स डबल्स का खिताब जीता। ठीक, उसके बाद वर्ष 2015 का विंबलडन, वर्ष 2015 का यूएस ओपन और वर्ष 2016 का ऑस्ट्रेलियन ओपन महिला डबल्स का भी इन्होंने खिताब जीता, विजेता रही। अगर भारत सरकार के द्वारा अगर इनको सम्मान की बात करी जाए तो इनको वर्ष 2004 में अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया, वर्ष 2006 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया और वर्ष 2015 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया और वर्ष 2016 में इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। ये इनका अंतर्राष्ट्रीय टेनिस कैरियर सम्मान ये इनको रहा। ठीक है। खेल से भी परीक्षाओं में प्रश्न यदा कदा पूछ लिए जाते हैं, तो संभावना है। अगला जो हमारा जो प्रश्न था कि हाल ही में छेरछेरा महोत्सव किस भारतीय राज्य में मनाया गया, तो चलिए इस छेरछेरा महोत्सव के बारे में बात करते हैं और देखते हैं इसके बारे में तमाम तथ्य हम देखते हैं। अगर हम बात करें छेरछेरा महोत्सव की, तो यह छत्तीसगढ़ राज्य का पारंपरिक पर्व है। जो छेरछेरा महोत्सव होता है, यह नई फसल को घर लाने की खुशी का उत्सव है। ठीक,
तो कहां इसका शुभारंभ किया गया? छत्तीसगढ़ की जो राजधानी है नया रायपुर, वहां के दूधाधारी मठ में इसकी शुभारंभ हुई। भूपेश बघेल जी के द्वारा इसकी शुभारंभ की गई। ठीक, अगर बात करें हिंदू महीने या हिंदू कैलेंडर के किस माह में या कब मनाया जाता है हिंदू कैलेंडर के अनुसार छेरछेरा महोत्सव, तो हिंदू कैलेंडर की पौष माह की पूर्णिमा की रात में यह मनाया जाता है। पौष माह की पूर्णिमा को यह मनाया जाता है उत्सव। ठीक, परीक्षाओं में हिंदी महीनों के नाम भी कई बार पूछ लेता है। हिंदू महीनों के नाम एक किसी क्रम में पूछ सकता है। ठीक है, और जो ये छेरछेरा महोत्सव है, यह दान लेने और दान देने का त्योहार है। दान लेने और दान देने का त्योहार है। दान लेने और दान देने का मतलब क्या है? ऐसी मान्यता है कि इसी दिन भगवान शंकर ने मां अन्नपूर्णा से भिक्षा ली थी। ठीक है, और उसी कारण ये महोत्सव मनाया जाता है। इसमें जो है धान के फसल के साथ हरी सब्जियां दान करने का प्रथा है। हरी सब्जियां दान करने का प्रचलन है। प्रत्येक वर्ग के लोग, किसान सहित प्रत्येक वर्ग के लोग इसमें अनाज दान करते हैं। ठीक, और जो दान करते हैं अनाज, उसकी जो धनराशि प्राप्त होती है, ठीक है, उसको जन कल्याण के कार्यों में खर्च किया जाता है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। छत्तीसगढ़ पीसीएस की परीक्षा है कुछ दिनों में। अगर कोई स्टेट से संबंधित टॉपिक आता है और उसमें हम उस स्टेट के बारे में थोड़ी मुख्य बातें देख लेते हैं। प्रत्येक परीक्षा के लिए जरूरी है, छत्तीसगढ़ के लिए थोड़ा विशेष जरूरी है। अगर हम राज्यपाल की बात करें छत्तीसगढ़ की, तो अनसुईया उइके जी हैं, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी है। दक्षिण कोसल जो महाजनपद था हमारा, वो वर्तमान का छत्तीसगढ़ है। यह देश का 26वां राज्य बना। कब? 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से अलग होकर। राजधानी क्या है? नया रायपुर। पहले कौन सा क्या था? रायपुर। अगर हम उच्च न्यायालय की बात करें छत्तीसगढ़ के, तो वह बिलासपुर में स्थित है। देश का 19वां उच्च न्यायालय है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। परीक्षाओं में कुछ राज्यों, मतलब किसी भी राज्य में विधानसभा सीटों की संख्या से भी प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, बिहार में भी पूछे गए हैं, उत्तर प्रदेश में भी पूछे गए हैं, बाकी राज्यों में भी पूछे गए हैं लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में। तो इस दृष्टि से भी यह महत्वपूर्ण है। ठीक है, अगर हम राज्य की विधायिका की बात करें तो एक सदनात्मक है, विधानसभा केवल है, विधान परिषद नहीं है, ध्यान रखना है। राज्य में राज्यसभा सीटों की संख्या 5 है, लोकसभा सीटों की संख्या 11 है और विधानसभा सीटों की संख्या 90 है। ठीक, यहां से कर्क रेखा भी गुजरती है। भारत के कुल 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है, तो उसमें छत्तीसगढ़ भी है। छत्तीसगढ़ के 3 जिलों से कर्क रेखा गुजरती है। कोरिया जिला हो गया, सूरजपुर जिला हो गया और बलरामपुर जिला हो गया। यहां से कर्क रेखा गुजरती है। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है, यह भारतीय मानक समय है। और कर्क रेखा 23.5 नॉर्थ, ये क्या है? कर्क रेखा है। तो ये जो भारतीय मानक समय है, यह 7 जिलों से गुजरती है। कहां कहां से? सूरजपुर, कोरबा, जांजगीर चांपा, बादौला बाजार, महासमुंद, गरियाबंद और बालोद। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। थोड़ा सा हमने देख लिया। क्षेत्रफल के आधार पर 10वां राज्य है भारत का। अगर हम छत्तीसगढ़ के बारे में देखें, यहां पर मैप में छत्तीसगढ़ का ये मैप है। छत्तीसगढ़ के बारे में अगर हम देखें तो देखिए ये किसे किसे टच करता है। तो सबसे पहले ये उत्तर प्रदेश को टच करता है, मध्य प्रदेश को टच करता है, महाराष्ट्र को टच करता है, तेलंगाना को टच करता है, ओडिशा को टच करता है, झारखंड को टच करता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। महत्वपूर्ण बातें हो गई, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न जो हमारा था वो ये था कि हाल ही में किस उत्तर पूर्वी राज्य में एक पोलो खिलाड़ी की प्रतिमा अनावरित करी गई। ठीक, तो उसी के बारे में हम ये देखते हैं। उसी टॉपिक से हम आगे शुरुआत करते हैं। चलिए, तो ये मणिपुर के उत्तर पूर्वी राज्य के मणिपुर के इम्फाल जिले में यह मार्जिंग पोलो कॉम्प्लेक्स में
यह 120 फीट ऊंची प्रतिमा अनावरित करी गई, ठीक है, पोलो खिलाड़ी की। अब नॉर्थ ईस्ट के स्टेट हम पहले देख चुके हैं, इसलिए यहाँ पे उसके मैप को नहीं देखेंगे, ठीक है। जो हम जिस राज्य के स्टेट को, जिस राज्य को हम देख चुके हैं मैपिंग के थ्रू, उनको हम नहीं देखेंगे, दोहराएंगे नहीं, ठीक। इसलिए जरूरी है कि आप प्रतिदिन वीडियो जरूर देखिए, लेक्चर जरूर देखिए। किसने करी? तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने करी, ठीक। अगर हम मणिपुर में पोलो खेल की बात करें या भारत में पोलो खेल की बात करें, तो पोलो खेल का जन्मस्थान भारत में मणिपुर को माना जाता है, इसलिए मणिपुर का चयन किया गया। अगर हम पोलो खेल के पूर्व नाम की बात करें तो यह संगोल कांगजी हो गया, कंजई बाजिया हो गया, पुलू हो गया, ये पोलो खेल के पहले के नाम है। पोलो अभी आधुनिक नाम है, ठीक है। अगर हम विश्व का सबसे पुराना पोलो ग्राउंड की बात करें तो वह इम्फाल पोलो ग्राउंड है, जो कि मणिपुर में अवस्थित है। चलिए आगे चलते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे चलते हैं। अब थोड़ा हम मणिपुर के बारे में देख लेते हैं। मैपिंग हम पहले ही कर चुके हैं, इसलिए मैप को हम इसमें शामिल नहीं कर रहे हैं। चलिए, अगर हम बात करें कि मणिपुर राज्य का गठन कब हुआ, तो यह 21 जनवरी 1972 को हुआ। आगामी 21 जनवरी को इस राज्य का दिवस है। चलिए, मणिपुर की राजधानी क्या है? इम्फाल है। और मणिपुर की भाषा जो है यह मणिपुरी है, ठीक है। अगर हम मणिपुर में कुल लोकसभा सीटों की बात करें तो 2, और मणिपुर में अगर हम कुल विधानसभा सीटों की बात करें तो 60। यह परीक्षा में पूछा गया है, बीपीएससी की भी परीक्षा में पूछा गया है और यूपीपीसीएस की भी परीक्षा में पूछा गया है, ठीक। और मणिपुर में राज्यसभा की कितनी सीट है? तो 1 सीट है। आगे चलते हैं। मणिपुर के राजकीय पुष्प की बात करें तो सिरोय कुमुदनी है। मणिपुर का राजकीय पक्षी जो है मिसिस हुमेस है। मणिपुर का राजकीय पशु संगाई हिरन है, महत्वपूर्ण है। मणिपुर का राजकीय वृक्ष तून है। राजभाषा मणिपुर का मणिपुरी है। और मणिपुर के जो राज्यपाल है ला गणेशन जी हैं और वर्तमान मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह हैं। मणिपुर के बारे में यह महत्वपूर्ण जानकारी। अब हम आगे चलते हैं, ठीक है। अगला जो हमारा प्रश्न था वह यह प्रश्न था कि हाल ही में ऑस्ट्रेलियाई स्कूलों में पढ़ाई जाने वाली सबसे नवीन भाषा कौन सी बनी, ठीक है। तो उस प्रश्न का उत्तर यहां पर है कि सबसे नवीन भाषा कौन सी बनी। तो यहां पे हम देख रहे हैं पंजाबी भाषा अभी शामिल करी गई है, तो यही भाषा सबसे नई भाषा बनेगी ऑस्ट्रेलिया में। अगर हम देखें 2021 की जनगणना के अनुसार ऑस्ट्रेलिया में पंजाबी ऑस्ट्रेलिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाली भाषा है। और यहां पर 80% वर्ष 2016 के मुताबिक वर्ष 2021 में ऑस्ट्रेलिया में पंजाबी भाषा बोलने वालों में 80% की बढ़ोतरी दर्ज करी गई है, ठीक। कुल 190 से अधिक भाषाएं ऑस्ट्रेलिया में बोली जाती है, जो उसको सांस्कृतिक रूप से बहुत ही समृद्ध बनाता है और ये समृद्ध वातावरण उसके आर्थिक विकास में बहुत सहयोग करता है। अब देखिए कब से कब तक शामिल किया गया। इसके पहले प्री प्राइमरी लेवल से लेकर 12th तक के पाठ्यक्रम में वर्ष 2021 में क्या क्या शामिल किया गया था? इसके पहले तमिल शामिल किया गया था, हिंदी शामिल किया गया था और इसके साथ ही कोरियाई भाषाओं को भी शामिल किया गया था। तो हिंदी, तमिल, भारत की कौन कौन सी भाषा? तो भारत की भाषा हो गई तमिल हो गई, ठीक है, हिंदी हो गई और इसके बाद क्या हो गई? इसके बाद हो गई पंजाबी, ठीक है। ये 3 भाषाएं भारत ऑस्ट्रेलियाई स्कूलों में पढ़ाई जाएगी। चलिए, अभी पंजाबी सबसे नवीन बनेगी। चलिए आगे चलते हैं। अब थोड़ा हम ऑस्ट्रेलिया के बारे में देख लेते हैं। इसके पहले हम अर्जेंटीना वगैरह के बारे में देख चुके हैं, ठीक, यूएसए के बारे में देख चुके हैं, तो ऑस्ट्रेलिया के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है, महत्वपूर्ण है, परीक्षाओं में प्रश्न आते हैं। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। अगर इसकी खोज की बात करें तो एबेल तस्मान और कप्तान जेम्स कुक ने इसकी खोज करी थी और यह दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, ठीक है, दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। ये देखिए, ये पृथ्वी, ये भूमध्य रेखा, ठीक, ये आपका हो गया, ये देखिए भूमध्य रेखा,
दो भागों में विभाजित करती है, नॉर्थ हेमिस्फीयर, साउथ हेमिस्फीयर, ठीक। और ये है आपका मानक समय रेखा 0 डिग्री, ठीक। तो ये भी दो भागों में पृथ्वी को विभाजित करती है, वेस्ट हेमिस्फीयर और ईस्ट हेमिस्फीयर, ठीक है। तो इस हिसाब से ये कहाँ है, दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, ये इधर स्थित है, इधर स्थित है ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया इधर स्थित है, हिंद महासागर और प्रशांत महासागर से घिरा हुआ है। आगे हम अभी मैपिंग में देखेंगे, ठीक है। मकर रेखा इसके मध्य से गुजरती है। चूंकि मकर रेखा इसके मध्य से गुजरती है, ऑस्ट्रेलिया के मध्य से मकर रेखा गुजरती है, इसलिए दो भागों में यह विभाजित होता है, जलवायु की दृष्टिकोण से दो भागों में विभाजित होता है। किस किस भाग में? इसका जो उत्तरी भाग है यह उष्णकटिबंधीय जलवायु का क्षेत्र है। क्यों? क्योंकि यह मकर रेखा है। मकर रेखा मतलब 23.5 साउथ। सूर्य का जो प्रकाश होता है वह मकर रेखा तक ही सूर्य अधिकतम लंबवत जा सकता है, मकर रेखा के बाद के क्षेत्र में नहीं जाएगा, इधर सूर्य का प्रकाश नहीं आएगा। तो इधर का ये जो क्षेत्र है, उत्तरी भाग है, ये कौन सा? ट्रॉपिकल है, ट्रॉपिकल रीजन है। लेकिन जबकि चूंकि सूर्य का प्रकाश इधर नहीं आ पाता, इसलिए कि ये क्या है, ये समशीतोष्ण जलवायु का क्षेत्र है, ठीक है। अगर और देखें आगे तो 2/3 रूप से यह क्या है, पठार से ढका हुआ है, जिसको वेस्टर्न पठार कहते हैं। पूर्वी भाग में इसके ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है और पूर्वी तट पर ही इसके ग्रेट बैरियर रीफ है, ग्रेट बैरियर रीफ है, ठीक। अगर हम प्रधानमंत्री की बात करें तो एंथोनी अल्बनीज जी हैं और इसकी मुद्रा ऑस्ट्रेलियाई डॉलर है। राजधानी कैनबरा है, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? कैनबरा। अब हम ऑस्ट्रेलिया के बारे में थोड़ा देख लेते हैं, ठीक। चूंकि ये देखिए करंट का क्लास है और करंट की क्लास है, लेकिन कई बार प्रश्न जब आ जाता है तो उसी समय हम अगर उसको समझते चलेंगे तो हमारी तैयारी और अच्छी होती जाएगी। ये देखिए ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है, ये ऑस्ट्रेलिया है और ये वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया है, पठारी क्षेत्र है। वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में देखिए ये देखिए पर्थ है, क्रिकेट प्रेमी जानते होंगे, ठीक है। एडिलेड है, ये देखिए, ठीक। मेलबर्न है, ये है। कैनबरा इधर है, सिडनी इधर है, ठीक। ब्रिस्बेन है ये, और इधर ही यहीं पर क्या है, ग्रेट बैरियर रीफ है, यहीं पर ग्रेट बैरियर रीफ है, ठीक है, यहीं पर ग्रेट बैरियर रीफ है। और इधर का जो हिस्सा है ये मरुस्थलीय हिस्सा है, क्योंकि जो यहाँ पे जो पठार है उधर से कम ऊंचाई के कारण यहाँ पे क्या बारिश नहीं हो पाती, ठीक है, तो मरुस्थलीय हिस्सा है। आगे चलते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न था कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का थीम वाक्य क्या है, ठीक। तो अभी ये ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का उद्घाटन वर्चुअली हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया पिछले 11 जनवरी को। 2 दिवसीय महोत्सव है यह, मध्य प्रदेश के इंदौर में ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में यह किया गया। ये जो इस वर्ष 2023 का ग्लोबल इन्वेस्टर समिट है, यह 7वां संस्करण है। कौन सा संस्करण है? 7वां संस्करण है। और अगर इसके थीम की बात करी जाए तो यह मध्य प्रदेश भविष्य के लिए तैयार राज्य इसका थीम है। मध्य प्रदेश भविष्य के लिए तैयार राज्य इसका थीम है। इसके प्रमुख अतिथि की अगर बात की जाए तो प्रवासी भारतीय सम्मेलन में शामिल होने आए थे, वहीं इसके प्रमुख अतिथि भी हैं सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी जी और गुयाना के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली जी। ये ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के मुख्य अतिथि थे या यहाँ पे शुभारंभ कार्यक्रम में इन्होंने प्रतिभाग किया था, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य ये है कि मध्य प्रदेश में निवेश के लिए विविध अवसरों को प्रदर्शित करना इसका उद्देश्य है, ताकि मध्य प्रदेश में निवेश बढ़े, ठीक, और मध्य प्रदेश का विकास हो। लगभग 84 देशों के प्रतिभागी, 84 देशों के बिजनेसमैन हो गए, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि हो गए, उद्योगों से संबंधित व्यक्ति हो गए, और उसके साथ साथ G20 देशों के प्रतिनिधि भी इसमें प्रतिभाग करेंगे, ठीक है। तो लगभग 84 देशों के प्रतिनिधि इसमें शामिल हुए। चलिए ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के उद्देश्य की अगर हम बात कर ले तो क्या है?
मध्य प्रदेश राज्य के औद्योगिक पारिस्थितिकी तंत्र का प्रदर्शन करना ताकि निवेश को आकर्षित किया जा सके। मध्य प्रदेश राज्य की नीतियों को बढ़ावा देना, जो निवेश को आकर्षित करने वाली नीतियां हैं उनको और प्रोत्साहित करना, उनको और बढ़ावा देना। मध्य प्रदेश में उद्योग अनुकूल नीतियां बनाने के लिए औद्योगिक संगठनों के साथ परामर्श करना। किस तरीके से मध्य प्रदेश में उद्योगों को आकर्षित किया जाए, जो प्रतिभागी शामिल हुए थे उनसे राय लेना और उस राय पर काम करना, अनुकूल नीतियां बनाना। सहयोग के अवसर को बढ़ावा देना और निर्यात क्षमता और क्रेता विक्रेता बैठक तथा विक्रेता विकास को बढ़ावा देना, यह ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का उद्देश्य था। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। अगला हमारे पास क्या है? अगला यह था कि हाल ही में जो दिल्ली के लाल किले पे नया प्रकाश और ध्वनि कार्यक्रम मतलब लाइट एंड साउंड शो आरंभ हुआ, वह कितने वर्षों के अंतराल पर आरंभ हुआ? यह हमारा प्रश्न था। उस प्रश्न का उत्तर इस टॉपिक में मिलेगा, हम देखते हैं इसके बारे में। ठीक, तो इसका शुभारंभ गृह मंत्री अमित शाह जी ने किया 10 जनवरी को। कहां पे? पहले ही बता दिया, दिल्ली के लाल किले पे ये होगा। ये जो लाइट एंड साउंड शो है वह हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में प्रस्तुत होगा। हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में प्रस्तुत होगा। सबसे खास बात यह है कि यह 5 वर्षों के अंतराल के बाद पुनः यह लाइट एंड साउंड शो, प्रकाश और ध्वनि कार्यक्रम पुनः यह आरंभ किया गया 5 वर्षों के अंतराल के बाद। ठीक, इस लाइट एंड साउंड शो में क्या दिखाया जाएगा? तो 17वीं शताब्दी से अब तक के भारत के इतिहास और उसके जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी हैं या भारतीय नेता हैं उनके बहादुरी की गाथाओं की नाट्य प्रस्तुति होगी इसमें, लाइट एंड साउंड शो में। ठीक, चलिए अब इसके अंतर्गत जैसे कुछ प्रमुख बातों पर ध्यान देते, जैसे मराठों का उदय हो गया, 1857 का स्वतंत्रता संग्राम हो गया, आजाद हिंद फौज का उद्भव, उसके मुकदमे सहित आजादी की लड़ाई से जुड़े भारतीय इतिहास की तमाम घटनाओं का प्रदर्शन यहां पे किया जाएगा। जिसमें अच्छा, इसमें हेल्प किसकी ली जाएगी? तो प्रोजेक्शन मैपिंग की हेल्प ली जाएगी, कठपुतलियों के द्वारा कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। ठीक, एक्टर्स एक्ट्रेस नर्तकियों या नर्तकों के द्वारा कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। मतलब कुल मिलाकर जीवंत गतिविधियां करी जाएंगी जिससे कि ये लाइट एंड साउंड शो और जीवंत हो सके। ठीक है, इसके द्वारा ये किया जाएगा। अब आजादी का अमृत महोत्सव के एक भाग के रूप में, आजादी का अमृत महोत्सव चल रहा है, उसके एक भाग के रूप में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने इस लाल किले में 4 संग्रहालय बनाए हैं। याद ए जलिया म्यूजियम, यह भी लाल किले में है, ध्यान रखना है हमको। 1857 का म्यूजियम, 1857 म्यूजियम, यह भी लाल किले में है। आजादी के दीवाने म्यूजियम, यह भी लाल किले में है। और सुभाष चंद्र बोस म्यूजियम, यह भी लाल किले में है। यह प्रश्न आया हुआ है। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस म्यूजियम कहाँ है? दिल्ली के लाल किले में है। ठीक, ध्यान रखना ये सभी दिल्ली के लाल किले में है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। अगला हमारा पास, अच्छा थोड़ा लाल किला आया तो लाल किले के बारे में थोड़ी हम जानकारी ले लेते हैं। अगर निर्माण देखें तो ये 5वें मुगल सम्राट शाहजहां ने कराया था। 5वें मतलब पहले बाबर हो गए, उसके बाद हुमायूं, हुमायूं के बाद अकबर, जहांगीर और शाहजहां। ठीक, वास्तुकार उस्ताद हामिद और उस्ताद अहमद इसके वास्तुकार थे। और यह जो इसका स्थापत्य है यह आगरा के लाल किले से प्रेरित है। इसका जो असली नाम है वह किला-ए मुबारक है, किला-ए मुबारक है। और रेड फोर्ट का नाम इसे अंग्रेजों ने दिया था। मूल रूप से यह चूने के पत्थर का बनाया गया है। चूंकि वहां पे बलुआ पत्थर कम थी इसलिए चूने के पत्थर का प्रयोग किया। दीवालों पर अंग्रेजों के द्वारा लाल रंग पुतवाया गया, इस कारण इसको रेड फोर्ट कहा जाता है। 1638 में इसका निर्माण शुरू हुआ और 1648 में पूर्ण हुआ। चलिए आगे थोड़ा देख लेते हैं। और इसी शाहजहां ने मुगल राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया था। अष्टकोणीय आकार का है, 2 मुख्य प्रवेश द्वार हैं, लाहौरी गेट और दिल्ली गेट। ठीक है, ये इसके प्रवेश द्वार हैं। यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में यह शामिल है।
वर्ष 2007 में इसको शामिल किया गया था। यह महत्वपूर्ण तथ्य है। चलिए आगे चलते हैं। अगला हमारा प्रश्न था कि हाल ही में पंडित केसरीनाथ त्रिपाठी जी का निधन हुआ, वह किस राज्य के पूर्व राज्यपाल थे? ठीक है, तो केसरीनाथ त्रिपाठी जी ये पश्चिम बंगाल राज्य के पूर्व राज्यपाल थे। ये उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के रहने वाले थे और 3 बार उत्तर प्रदेश विधानसभा के इसके पहले अध्यक्ष रह चुके हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष रह चुके हैं। वर्ष 2014 से लेकर 2019 तक पश्चिम बंगाल के राज्यपाल थे। इसके अतिरिक्त बिहार हो गया, मेघालय हो गया, मिजोरम राज्यों के राज्यपाल का इनको अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया था। ठीक, अगर हम उनके कुछ पुस्तकों की बात कर ले तो उनकी जो काव्य संग्रह मनोनुकृति, आयुपंख, मौन और शून्य, जख्मों पर सबाब, उन्मुक्त, ये उनकी काव्य संग्रह हैं। उनको कुछ सम्मान मिला था, जैसे भारत गौरव सम्मान, विश्व भारतीय सम्मान, उत्तर प्रदेश रत्न सम्मान से इनको सम्मानित किया गया था। ठीक है, तो ये आगे देख लेते हैं। ये उन प्रश्नों के उत्तर हैं जो हमने पहले आपसे पूछे थे। आज की श्रृंखला हमारी यहीं पर समाप्त होती है और आप अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। बिल्कुल सर्दी का मौसम है, स्वस्थ रहिए, बचकर रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।